नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं एनीमिया, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता, कहीं कहीं आपको रक्त क्षीणता और इसको रक्तहीनता भी बोलते हैं, समझ गए? तो एनीमिया क्या है, जिसको हिंदी में हम रक्त अल्पता बोलते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ पर जाओ तो रक्त अल्प होना मतलब रक्त की कमी होना, अल्प कमी, ठीक है। रक्त क्षीणता मतलब रक्त क्षीण होना, दुर्बल होना, कमजोर होना, और हीनता ये भी कमी को ही प्रदर्शित करता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। मैं जो आज रक्त अल्पता बता रही हूँ तो उसको ध्यान से आप सुनोगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक आपके लिए नितांत आवश्यक है। इससे बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट, किसी भी तरह का परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो या होम साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो आपको रक्त अल्पता अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है। तो अब इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम पहुंचते हैं रक्त अल्पता पर। रक्त अल्पता होता क्या है? हमारे बच्चे कहते हैं मैडम अंग्रेजी में हमें समझ नहीं आती, आप हिंदी में बताइए। तो उनके लिए बता रही हूँ, एनीमिया, जिसको हम रक्त अल्पता बोलते हैं, रक्त क्षीणता भी बोलते हैं, और कहीं कहीं आपको रक्तहीनता भी देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि रक्त अल्पता अलग चीज़ है, रक्त क्षीणता अलग चीज़ है, रक्तहीनता अलग चीज़ है। तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग है ना, इनके नाम सुविधानुसार दिए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए एनीमिया में क्या होता है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की संख्या 4000 मिलियन पर मिलीमीटर क्यू से कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की भी संख्या जितनी होनी चाहिए उससे भी कम हो जाती है। समझ गए? अब आपको कोई कहेगा रक्त अल्पता क्या है, तो आप सीधे समझोगे कि जब रक्त में आरबीसी, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, उनकी संख्या सामान्य संख्या से कम हो जाए तो समझो कि रक्त अल्पता हो गया है। और आरबीसी के भीतर ही हीमोग्लोबिन है, मैंने आपको बताया था। तो जब आरबीसी की संख्या कम होगी तो हीमोग्लोबिन की भी संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि उसी के भीतर तो हीमोग्लोबिन है। तो आपको समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या है? आरबीसी की संख्या कम होना, हीमोग्लोबिन की संख्या कम होना, और अगर उनकी संख्या है, मान लो है, लेकिन आरबीसी की साइज बड़ा हो जाना, आरबीसी का साइज बेडौल हो जाना, विकृत हो जाना, और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण ही नहीं होना। तो कई सारे कारण हैं जो हमारे एनीमिया को कारण बनते हैं। अब ये देखो, इसका रेंज अगर आप देखोगे, है ना, रेंज अगर देखोगे तो कई जगहों में आपका डिफरेंट रेंज देखने को मिलता है। तो जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, छोटे बालक हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से 11 ग्राम डीएल होनी चाहिए, ठीक है। कई जगह पर आपको 100 मिलीलीटर लिखा रहेगा, ग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, अब घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। इसी तरह से मेल में इसका जो रेंज है वो डिफरेंट है। किसी किताबों में मेल में 14 से 16 बताएगा और कहीं 14 से 18 बताएगा। तो आप जो प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसमें अब घबराने की जरूरत नहीं है। वो रेंज जो एग्जामिनर है इस तरह से रेंज सेट करता है कि आपको याद रहेगा। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किसी किताब में तो 14 से 16 था और किन्हों में 14 से 18 है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चिल्ड्रन में 11 से 12 रेंज है ग्राम पर डीएल, पुरुष में 14 से 18 ग्राम पर डीएल, महिला में 12 से 15 ग्राम पर डीएल, प्रेग्नेंट मदर, उसमें जो गर्भवती माता है
13 से 15 ग्राम पर डीएल, और लैक्टेटिंग मदर है उसका 12 से 14-15, जब भी मैंने बताया, इसे रेंज पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। समझ आ गई बात को? क्या मैंने बताया कि जब आरबीसी की संख्या, रक्त अल्पता क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि रक्त अल्पता हो गया है। क्यों आरबीसी की संख्या, आरबीसी की इसका क्यों महत्व दिया गया, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। क्योंकि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का और लाने का काम कर रहा है। मैंने डिटेल्स में आपको बताया था, है ना। पोषक तत्वों का भी परिवहन हमारे रक्त के द्वारा ही होता है। लेकिन जब आरबीसी की संख्या ही कम है तो क्या होगा, ले जाने वाले व्यक्ति ही नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो ट्रेनें नहीं चल रही हैं, तो क्या करोगे आप, पहुंच पाओगे क्या कहीं? तो यहाँ ट्रेन की संख्या ही कम हो गई। यहाँ ट्रेन कौन है, हीमोग्लोबिन है, वो आरबीसी है, आपकी बॉडी में है ही नहीं, कम है, तो न पोषक तत्व पहुंच पाएगा सभी अंगों तक, और न ही कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो पाएगा लंग्स तक, और न लंग्स से ऑक्सीजन ले जाने वाले जो हीमोग्लोबिन है उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो प्रत्येक अंगों तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा। समझ गए? रक्त अल्पता क्या होता है, रक्त की कमी होना, रक्त की क्षीण होना, रक्त का हीन होना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कब कहेंगे कि हमारा रक्त अल्पता है, कब समझोगे? तो इसके लिए 3 रेंज बनाए गए हैं। क्या बताया है, 12 से 15 मतलब होना चाहिए फीमेल में। तो ये सोचो कि 8 से 12, ऐसे भी लगते हैं 8 से 12 अगर है तो सोचो कि 12 से अगर कम है, 12 है तब तो चलो ठीक है चलेगा, लेकिन 8 से 12 है तो इसको हम माइल्ड एनीमिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, माइल्ड एनीमिया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, माइल्ड कहेंगे, है लेकिन कम है लेकिन कम है। और कई जगहों में आपको 8 से 10 मिलेगा, तो एनीमिया कम है एनीमिया की जो ताकत है वो कम है। और जब इसकी प्रकृति, जब इसका रेंज हीमोग्लोबिन का 8 से 10 हो गया, है ना, तो क्या हो गया, माइल्ड। क्या है, माइल्ड मतलब थोड़ा अल्पत है, माइल्ड मतलब कम, रक्त अल्पता है लेकिन कम। कहीं कहीं आपको ये 12 भी देखने को मिलेगा। और 6 से अगर 8 है हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल, ग्राम पर डीएल, तो ये सोचो कि मॉडरेट है, बीच वाला है ना, बीच वाला एनीमिया है। और अगर ये 6 से कम है ना, लेस देन 6 है, कम है 6 से, या 5 से कम है, कहीं कई जगहों में 5 भी बता हुआ है, तो 5 से अगर कम हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल है तो समझो कि सीवियर एनीमिया है। और सीवियर एनीमिया होती है तो खतरनाक होती है। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाह रही हूं कि एनीमिया भारत का एक पोषण न्यूनता जनित बीमारी है, जो पोषण के कारण, पोषण की कमी के कारण होता है। अधिकांश गर्भवती महिलाएं, अधिकांश छोटे शिशु, स्कूल जाने वाले बालक, किशोरावस्था के बालक रक्त अल्पता से पीड़ित होते हैं। भारत के लगभग 70% गर्भवती स्त्रियां रक्त अल्पता से पीड़ित होती हैं। क्यों होती हैं, रीजन आप खुद सोचो। हम भारत देश में रह रहे हैं और यहाँ जो लोगों की रोजगार की कंडीशन है वो ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं रहता है। जब ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा तो खाने पानी पीने की जो चीज़ें होंगी, सामग्री होंगी, वो भी कमी लाएंगी। और उसमें भी जो महिलाएं हैं सबको खिला करके लास्ट में खाती हैं, तो उनके जब भोजन ही कम मिलेगा तो पोषक तत्व भी कम मिलेगा, और जब पोषक तत्व कम मिलेगा तो रक्त अल्पता हो जाएगा। समझ गए बात को? क्यों कम है? क्योंकि उनको पोषण जितना मिलना चाहिए, जितना पोषक तत्व उनके बॉडी में होना चाहिए, उतना उनको नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ की जनता की आर्थिक दशा कमज़ोर है और साथ ही महंगाई भी है। अभी देखो बरसात का मौसम है, सब्जियां लेने जाओ आसमान छू रहे, टमाटर 30 रुपये पाव, भिंडी 20 रुपये पाव, करेला 30 रुपये पाव, पालक तो 40-50 रुपये किलो है। तो वहाँ पर जिनकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग नहीं है, वो कहाँ से
सब्जियां और फल खा पाएंगे। इसके कारणों पर विचार कर रही हूं मैं, तो उसके कारण उनको रक्त अल्पता रोग हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये मैंने आपको बताया इसका रेंज। अब ये देखो आप वर्गीकरण, आप लोग ये कहते हैं ना मैडम एनीमिया का हमें कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है इसका वर्गीकरण हम कैसे करें, है ना, क्लासिफिकेशन कैसे करें। तो देखो क्लासिफिकेशन अगर हम एनीमिया का करते हैं तो रटो मत, दिमाग लगाओ, रटोगे तो भूल जाओगे, है ना, रट्टू तोता मत बनो, दिमाग लगाओ। कैसे वर्गीकरण करो, वर्गीकरण करते कारण देखते हैं कि किस कारण से हमको एनीमिया हो रहा है। तो क्या कारण है, एक तो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो इस पर अभी मैंने खूब जोर से चर्चा किया है। 70% जो भारत की गर्भवती स्त्रियां हैं ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण ही, पोषण न्यूनता के कारण ही रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। कैसे, क्या होता है, उनके आहार में लोह तत्व की कमी है, लोहा की कमी है, कोबाल्ट की कमी होती है, विटामिन B6 की होती है, विटामिन B12 की होती है और विटामिन C की होती है। तो सोचो कि जब आहार ही उनको नहीं मिल रहा है, जब हम भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो कहां से हमारा खून बनेगा, कहां से आरबीसी बनेगा, कहां से हीमोग्लोबिन बनेगा। क्योंकि आप जानते हो आरबीसी के निर्माण के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए प्रोटीन और आयरन भी चाहिए। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C चाहिए। विटामिन 12 के निर्माण के लिए कोबाल्ट चाहिए, साइनोकोबाइलिन उसका नाम है ना। विटामिन B12 को साइनोकोबाइलिन भी तो बोलते हैं। तो साइनोकोबाइलिन में क्या है, कोबाल्ट ही तो है। तो देखिए अगर आयरन नहीं रहेगा तो हो जाएगा, आहार में कोबाल्ट की कमी होगी तो हो जाएगा, विटामिन B6 की कमी होगा तो हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी हो जाएगा तो होगा, विटामिन C की कमी होगा तो हो जाएगा, और आहार में अगर प्रोटीन की कमी है बेटे तब भी हो जाएगा। समझ गए, कारणों का आधार पर पहला, जब पोषक तत्व नहीं मिलता है, जब उनको भरपूर मात्रा में खाने को आहार नहीं मिलता है। दूसरा क्या कारण होता है, खाना तो खा लिया, पेट में चला भी गया, लेकिन हमारे जो एब्जॉर्प्शन वाली प्रकृति है, अवशोषण वाला काम है, वो फेल्योर हो रहा है, अवशोषण हो ही नहीं रहा है। खाना खा लिया, पच ही नहीं रहा भोजन, अवशोषण ही नहीं हो रहा है, इसके कारण भी हो जाता है। तो इस आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया समझ में आ गया होगा कि पोषक तत्वों की कमी से। दूसरा क्या है, हिमोरेजिक, मतलब रक्त का स्राव होने से, रक्त बह जाने से। हिमोरेजिक मतलब रक्त का बहना, रक्त बह गया। कैसे बह जाता है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, खून ज़्यादा शरीर से निकल गया, गर्भपात हो गया तो ज़्यादा निकल गया खून, है ना। और पाइल्स अगर किसी को है, बवासीर हो गया है जिसको हम मस्सा बोलते हैं, जो कि गुदा द्वार के आसपास मस्से की तरह उभरा हुआ रहता है, और ये मस्सा फट अगर जाता है तो पैखाने के साथ रक्त निकलने लगता है। अगर रोज रोज यही दशा होगी तो सोचो एनीमिया हो जाएगा। इसी तरह से अल्सर, पेप्टिक अल्सर की स्थिति में रक्तस्राव होने लगता है तो भी एनीमिया हो जाएगा। और देखो मेंसेस पीरियड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो खास करके लड़कियां हैं 15-14 साल के बाद जिनके शुरू हो जाती हैं और जब तक मेनोपॉज नहीं होता है, अगर ब्लीडिंग उस समय ज़्यादा होता है ड्यूरिंग मासिक स्राव के दौरान, मेंसेज के दौरान, तो भी उसको रक्त अल्पता हो जाएगा। नॉर्मल होती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कई लोगों को देखोगे 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक चल रहा है। कई लोग को ऐसी हो जाती है कि मंथ में 2-2 बार भी पीरियड्स उनके आने लगते हैं, तो उस स्थिति में उनको एनीमिया हो जाएगा। समझ गए बात को। तीसरा है हिमोलाइटिक, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक क्या, अब कारण बता रही हूं, पहले तो भोजन नहीं मिला, दूसरा खून बह गया, तीसरा अगर खून है लेकिन वो टूट जा रहा है, अपने आप वो टूट के खत्म हो जाएगा, आरबीसी खत्म हो रहा है। तो किस केस में, लीवर डिजीज के केस में, अगर लीवर सब जानते हो, यकृत जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर उसमें कोई रोग हो गया है, अगर लीवर में फाइब्रोसिस हो गया है, लीवर में घाव हो गया जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं, अगर उस तरह की कंडीशन होगी तो आरबीसी अपने आप टूटने लग जाएगा हिमोलाइटिक डिजीज में। फिर कई बार क्या होता है, आरबीसी की जो संरचना है वो कैसा होना चाहिए, आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में भी, कि ये उभयातल होता है, बाइकनकेव होता है, जिसका दोनों तरफ तो फुला हुआ रहता है और बीच का सिरा पतला होता है। ऐसे समझो, ये हमारा बीच का है, ये ऊपर भी फुला हुआ इतना रहेगा और नीचे भी इतना फुला हुआ रहेगा, और बीच का हमारा पतला रहेगा। लेकिन
सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है ग्लोबिन में, और उस ग्लोबिन में डिफेक्ट आने के कारण क्या होता है, इसका जो आकार होता है सिकल, सिकल जानते हो, हंसिया जो घास काटते हैं, है ना, घास काटने वाला हंसिया देखे ही होंगे, और कई जगहों में उसको हंसुआ भी बोलते हैं, हंसुआ, ऐसे करके घास काटते हैं। उस तरह का हमारा आरबीसी की संरचना हो जाती है। जब आरबीसी की संरचना उस तरह की हो जाएगी तो क्या होगा कि वो आरबीसी टूट जाएगा। हिमोलाइटिक मतलब क्या हुआ, अभी बताया ना, रक्त का वलयन, मतलब रक्त का टूटना, आरबीसी का टूटना, समझ गए, तो टूटने लगता है, टूटने लगता है, जल्दी जल्दी टूट जाता है, तो क्या होगा, जितना आपका है नहीं उतना टूट रहा है, तो एनीमिया तो होगा। यही कंडीशन आपको थैलेसीमिया में देखने को मिलती है। और कुछ लोगों में वंशानुगत, जो आपको माता पिता दादा दादी से उपहार स्वरूप मिलता है, जहां पर आरबीसी की संरचना होना चाहिए उभयतल इस तरह का, लेकिन उसका जो संरचना होता है, जो विरासत में उनके दादा दादी पिताजी से मिलते हैं, वो गोल हो जाता है, स्फेरिकल। क्या हो जाता है, स्फेरिकल, स्फेरोसाइटोसिस उसको बोलते हैं, है ना। तो गोल जब हो जाता है तो क्या होता है, जहां वो बोन मैरो है, जहां से निकलता है, मैंने पहले भी बताया था कि लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी का निकलता है, बाहर निकलता है आरबीसी। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, गोल हो जाता है, तो गोल हो जाता है, निकल ही नहीं पाता है, निकलते समय टूट जाता है। तो जो नॉर्मल आरबीसी का लाइफ होना चाहिए 120 दिन, वह घट करके 50 दिन, 60 दिन, 40 दिन में खत्म हो जाता है। जितना बनता है उससे ज़्यादा टूटता है। तो यह कारण आपके जो मैंने बताया हिमोलाइटिक प्रकार के एनीमिया हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। लिवर डिजीज, सिकल सेल एनीमिया के कारण, थैलेसीमिया के कारण, स्फेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी वंशानुगत, जो हमारे जो स्वभाव है, हमारा जो शकल सूरत है, हमारा जो लंबाई है, ये सब हमें अपने पिता से, माता से, दादा दादी से, पूर्वजों से मिलता है। ठीक है, तो ये भी अपने को ये दहेज में ही मिला हुआ है, समझिए। तो ये भी, इसके कारण भी हमें हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। और चौथा जो है वो है एबनॉर्मल हीमोपाइसिस। एबनॉर्मल समझते हो, असामान्य हीमोपाइसिस, माने आरबीसी रक्त भी असामान्य तरीके से बन रहा है। ठीक है, असामान्य तरीके से बन रहा है, मतलब सामान्य उसका है ही नहीं, ना तो उसकी संरचना समान है, ना उसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो सामान्य है। तो ये केस भी उसको हो जाता है। कब होता है ये, खास करके तब होता है ना, जब हम बार बार एक्सरे कराते हैं, बार बार एक्सरे कराने जाते हैं। तो जो हमारी अभी मैंने बताया लाल अस्थि मज्जा है, तो लाल अस्थि मज्जा का जो शिरा होता है, मैंने पिछले बार वीडियो में बताया था कि हाथ और पैरों की जो लंबी हड्डियां हैं, उसकी जो शिरा है वहां पर रेड बोन मैरो होता है, लाल अस्थि मज्जा, और यहीं से आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन क्या हुआ, वो खजाना ही बंद हो गया, खराब हो गया, मशीन ही खराब हो गई। जब मशीन खराब होगी तो आरबीसी खराब निकलेगा, वहां से निकलेगा ही नहीं, निकलते समय टूट जाएगा। वैसे समझो जैसे आप सिलाई मशीन में सिलाई करती हो, ठीक है, लेकिन अगर धागा ऊपर से या नीचे से टूटने लगता है या धागा छोड़ने लगता है तो देखते हो सिलाई सही होती है, नहीं होती है ना, सिलाई बिल्कुल सही नहीं होती है। तो इसी प्रकार से अगर इसका जो बनाने वाला, निर्माण करने वाला जो आरबीसी है ना, आरबीएम, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, अगर ये डिफेक्ट हो गया, अगर इसमें ही क्षमता नहीं है बनाने की, तो आरबीसी बनेगा नहीं, बनेगा ना, और बनेगा तो एबनॉर्मल बनेगा, इसीलिए इसको एबनॉर्मल हीमोपाइसिस बोलते हैं। और क्या है, उसमें एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये प्लास्टिक एनीमिया अभी मैंने बताया, जब आरबीसी की जो है ना निकलना ठीक प्रकार से लाल अस्थि मज्जा के द्वारा नहीं हो पाता है, लाल अस्थि मज्जा ही खराब हो चुका है, वो बना ही नहीं पाता, उसमें क्षमता ही नहीं है, तो ये प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और उस स्थिति में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, और जब आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी, तो बेटा एनीमिया हो जाएगा। समझ गए बात को, कोई परेशानी तो नहीं है। अब एक पांचवा क्या है, क्रोनिक डिजीज अगर किसी को हो गया, क्रोनिक किसको कहते हैं, दीर्घकाल तक कोई बीमारी हो गया, जैसे बुखार आ रहा है लंबे टाइम तक आ रहा है, फेफड़े का संक्रमण हो गया लंबे टाइम तक हो गया, टीबी हो गया लंबे टाइम तक हो गया, तो क्रोनिक डिजीज के कारण भी आपको रक्त अल्पता देखने को मिलती है। तो आपको क्या भारी लगा, कुछ नहीं ना, पहले हमको भोजन नहीं मिलेगा तो एनीमिया हो जाएगा, दूसरा रक्तस्राव होगा तो एनीमिया हो जाएगा, तीसरा रक्त टूट गया तो एनीमिया हो जाएगा। खा भी रहे हैं बढ़िया, है ना, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, भोजन पच भी रहा है, लेकिन उसकी
प्रकृति ऐसी है कि आरबीसी टूट जाता है, 120 दिन तक जीवित ही नहीं रहता है, पहले ही मर जाता है, 50-60 दिन में ही मर जाता है, 40-50 दिन में ही मर जाता है। तो हो गया हिमोलाइटिक एनीमिया। एबनॉर्मल हिमोपाइसिस, मैंने बताया कि बार बार कोई मान लो सीटी स्कैन करा लिया, एक्सरे करा लिया, तो कहते हैं ना कि बार बार एक्सरे मत कराओ, एक्सरे खतरनाक होता है। ऐसे आप डेप्थ में पढ़ोगे है ना, तो पता चलेगा कि गामा रे और एक्सरे ये सारे हमारे जो लाल अस्थि मज्जा है उसको ये डैमेज कर देता है, मतलब उसमें कुछ कमी ला देता है, जिसके कारण ठीक प्रकार से आपका ये फंक्शन नहीं करता है और आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। और देखो जो लास्ट मैंने बताया क्रोनिक डिजीज, कोई भी दीर्घावधि बुखार है, मान लो को बुखार आ गया, देखते हो 5-7-10 दिन में लगता है उठा ही नहीं जाएगा, एकदम शरीर खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये पांचों चीज वर्गीकरण समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं इसमें। पोषण न्यूनता के कारण, रक्त बह जाने के कारण, कोई लीवर में बीमारी हो गया उसके कारण, या किडनी में बीमारी हो गया उसके कारण, थैलेसेमिया हो गया उसके कारण, मलेरिया हो गया तो क्विनाइन डिजीज ले लिया तो क्विनाइन ड्रग होता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, डॉक्टर साहब देते हैं क्विनाइन, तो हो जाता है। और हिमोलाइटिक में क्या होता है, मलेरिया का अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें आरबीसी बड़ी टूटता है, आरबीसी टूटता है। मलेरिया में जो आपके कारण है पैरासाइट, मैंने पहले बताया था, प्लाज्मोडियम प्रजाति के मत होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो उसके कारण आरबीसी खूब मात्रा में टूटता है। मलेरिया अगर हो गया तो भी एनीमिया होगा, और उसको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर साहब कई बार क्विनाइन की दवा दे देते हैं, है ना, खाते ही क्विनाइन की गोली, तो उसके कारण भी हो जाता है। कई दूसरे ड्रग्स हैं जिसके कारण भी हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया एबनॉर्मल हिमोपाइसिस, जब आरबीसी का निर्माण ही ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, जैसे आपको एक्सरे के कारण, गामा रे के कारण, लाल अस्थि मज्जा में ही कोई डिफेक्ट हो गया है तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ऐसे समझो कोई डब्बा है ना, उस डब्बे में से आरबीसी को निकलना है और डब्बा के मुंह खराब हो गया या कोई अगल बगल खराब हो गया तो उसको दबा देगा, तो आरबीसी जो ऑलरेडी निकलना चाहिए वो ढंग से नहीं निकलेगा और निकलते समय टूट जाएगा, या निकलेगा तो बहुत कम निकलेगा, है ना, तो उसके कारण आपको एनीमिया हो जाएगा। क्रोनिक डिजीज जो मैंने आपको बताया, क्षय रोग है, किसी को फेफड़े में संक्रमण है, बुखार आ गया, या किसी प्रकार का क्रोनिक डिजीज है, जैसे मान लो बार बार दस्त ही लग रहा है, कोई भी प्रकार का, है ना, तो शरीर से खून की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता हो जाता है। अब ये देखो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये इस पर ध्यान देना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण कौन कौन से एनीमिया होता है, इसको मैंने यहां पर बताया हुआ है। पहला होता है मेगालोब्लास्टिक, दूसरा होता है परनीसियस, तीसरा होता है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, ठीक है। अब मेगालोब्लास्टिक क्या होता है, ये फॉलिक एसिड अगर आहार में नहीं रहता है तो ये बीमारी हो जाती है, मेगालोब्लास्टिक प्रकार के एनीमिया हो जाता है। फॉलिक एसिड क्या करता है, ये आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी है, और जो आरबीसी के निर्माण करता है अगर वही चीज नहीं मिलेगा, जैसे खाना बनाने जा रहे हो, ठीक है, और आपको सब्जी डब में बनाना है और आपको चीज ही नहीं मिल रहा है, मान लो तेल ही नहीं मिला, तो कोई सब्जी अच्छी बनेगी क्या, नहीं बन पाएगी ना। तो वही स्थिति इसमें भी हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और परनीसियस एनीमिया के कारण भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की साइज है, मैंने बताया ना, आरबीसी की साइज बड़ी हो जाती है। आरबीसी रेड बोन मैरो के स्टेम कोशिका से जहां से निकलती है वहां से ये मैच्योर नहीं हो पाती है। अब मैच्योर जब नहीं हो पाती है तो पहले बिफोर मैच्योरेशन आरबीसी का आकार बड़ा होता है, और जैसे 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 वो मैच्योर हो जाता है उसके आकार छोटा होता जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है, और फिर जब नॉर्मल होगा तब यहाँ से निकलेगा, लेकिन आकार ही बड़ा है, निकल ही नहीं पा रहा है, तो निकलते समय टूट जा रहा है। तो इस समय देखो आरबीसी जो हो जाती है संख्या घट करके 2 से 3 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, और हीमोग्लोबिन घट करके 6 से 9 ग्राम पर डीएल हो जाता है। समझ गए बात को, किसी को कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, डीएल हो जाता है, ठीक है। अब ये केस में मिलता है, गर्भावस्था में, अभी मैंने डिटेल बताया, गर्भावस्था की स्थिति में जब खाना ही नहीं मिलेगा तो फॉलिक एसिड ही नहीं मिलेगा, फॉलिक एसिड भोजन के जो है ना कई सारे आहार में उसमें मिलता है।
प्रेग्नेंट मदर को ये हो जाएगा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हो जाएगा, कौन, जो छोटे बालक हैं, स्कूल जाते हैं, ना खाने पर ध्यान देते हैं, और बच्चे भी ऐसे खेलते कूदते रहते हैं, उनको खाने का तो चिंता रहती नहीं है, और उसमें भी अगर पोषक तत्व उनको नहीं मिला तो इस प्रकार के एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। फिर दूसरा एनीमिया है परनीसियस एनीमिया, विटामिन B12 के कारण होता है। विटामिन B12 अगर उनके आहार में नहीं होता है तो ये इस प्रकार की एनीमिया हो जाती है, परनीसियस एनीमिया इसको बोलते हैं। ठीक है, परनीसियस एनीमिया में क्या होता है, हमारे स्टोमक के भीतर इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक पहले बताया था ना, गैस्ट्रिक अम्ल होता है और उसके साथ एंजाइम्स होते हैं, तो उसी में इंट्रिंसिक फैक्टर भी एक होता है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, अपने शेषांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है उसमें होता है। ठीक है, लेकिन अगर विटामिन B12 ही नहीं होगा, भाई डिफेक्ट है ना, विटामिन B12 है ही नहीं, तो नहीं हो पाएगा, है ना, इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। और उसी स्थिति में आरबीसी की संख्या कितनी हो जाएगी, 1.5 से 2.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ गए बात को, 1.5 to 2.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। और जो इसका आयरन है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 7 से 8 ग्राम पर डीएल हो जाएगा। लेकिन ये तीनों एनीमिया के केस में परनीसियस एनीमिया जो है हमारे लिए वो थोड़ा मुश्किल वाला है, जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर के कारण हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक प्रकार से नहीं काम कर रहा है, ठीक प्रकार से बन नहीं रहा है, तो थोड़ा मुश्किल वाला एनीमिया है। और तीसरा होता है मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रो मतलब होता है छोटा, आरबीसी की साइज क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। साइटिक मतलब होता है सेल, हाइपो मतलब होता है कम, नाम सुना है ना, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। अब क्रोमिक, क्रोमिक मतलब कलर, क्रोमा, क्रोमा से बना कलर, तो कलर कौन देता है, पहले बताया था क्लास में कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हिम जो है उसके कारण कलर होता है। अब हीमोग्लोबिन ही इसमें कम है, 5 से 8 ही है ग्राम पर डेसीलीटर पर डीएल, ठीक है ना, तो ये क्रोमा, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 5 से 8 ग्राम पर डीएल हो जाता है। ये कब होता है, ये खास करके सबसे ज्यादा गर्भवती माता में इसी प्रकार का एनीमिया देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, अभी मैंने बताया था कि आयरन चाहिए भोजन में, लौह तत्व चाहिए, लौह तत्व उनके आहार में है ही नहीं। लौह तत्व किसमें मिलता है, किसमें से मिलेगा, गुड़ में मिलेगा, पालक, बथुआ, केला, अनार, ऐसी चीज़ों में मिलेगा, लेकिन वो खा नहीं पाती हैं, जिस समय उनको डिमांड होता है ना, जब गर्भवती होती हैं उनको खुद के लिए भी, उनके शरीर के लिए चाहिए लोहा, उनके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी, उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी लोहा चाहिए, लेकिन भोजन ही नहीं भरपेट मिल रहा है, करे तो करे क्या, तब इस प्रकार का मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। तब क्या, जब इसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो देखोगे कि हीमोग्लोबिन की भी संख्या कम हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की संख्या जब कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कुछ पीला रंग का होता है, कम मतलब मध्यम रंग का होता है, समझ गए। इस प्रकार का अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गर्भवती माता में किस प्रकार के एनीमिया देखने को मिलता है, क्वेश्चन सुनो, सबसे ज्यादा गर्भवती माता में किस प्रकार की एनीमिया देखने को मिलता है, आपके पास सारे आ जाएंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हेमोरेजिक, हेमोलाइटिक, एबनॉर्मल, है ना, क्रोनिक, तो आप क्या जवाब दोगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है, मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, इसके कारण होता है। अगर ये प्रश्न पूछे जाए कि विटामिन B12 के कारण, कौन की कमी के कारण कौन से एनीमिया हो जाता है, तो परनीसियस एनीमिया जवाब दोगे। अगर कहेंगे कि फॉलिक एसिड के कारण कौन सी कमी हो जाती है ना, तो मेगालोब्लास्टिक और परनीसियस दोनों ही आएंगे, क्योंकि दोनों ही काम करते हैं। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो ये भी आएगा और ये भी आएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण होता है, तो आप देखोगे कि फॉलिक एसिड के कारण भी कमी कारण हो रहा है और विटामिन B12 की कमी के कारण हो रहा है। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज मैंने समझती हूँ कि मैंने अपनी ओर से आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। अब देखो लक्षण क्या दिखेगा, कोई भी बीमारी होती है क्या आता है, चक्कर आ जाता है, आता है चक्कर, सुस्ती होती है, हाथ पैर में दर्द होता है, ऐंठन होता है, देखा ही नहीं जाता है, चला ही नहीं जाता है, क्यों, हीमोग्लोबिन की कमी है, आरबीसी की कमी है। तो एनीमिया जब होगा तो क्या होगा कि सुस्ती आएगी, पहला काम, चला नहीं जाएगा दूसरा काम, सीढ़ी चढ़ोगी तो हाँफने लगोगे, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, हाँफना, आपके
चलने फिरने उठने समय में डेजीनेस, जिसको चक्कर आना कहते हैं, सुस्ती आ जाएगी, लेजी लेजी पड़ा रहेगा कि भाई बिस्तर पर पड़ा रहूँ, काम ही नहीं करना पड़े, काम ही नहीं करने का मन करता है। तो ये एनीमिया के लक्षण हैं। और एनीमिया का एक लक्षण ये भी होता है कि जो आपकी ये नाखून है ना, नाखून अपना उभार और लाल रंग का होना चाहिए। लेकिन जब एनीमिया हो जाती है, सीवियर एनीमिया हो जाता है, तो ये एक विशेष प्रकार का हमारा नाखून कर्वेचर लिए होता है, चम्मच के आकार का हमारा नाखून हो जाता है। नाखून हमारा जो ये नाखून है ना, ये कैसे दिखेगा, अंदर की तरफ धंस जाएगा। तो ये समझो कि खून की कमी है। और एक और है एनीमिया की कमी, डॉक्टर साहब जाते हो, दिखाते हो डॉक्टर साहब से, तो कहते हैं कि जीभ निकालो, जीभ का रंग भी बदल जाता है। अपना जीभ के जो स्वाभाविक रंग होना चाहिए, जीभ का रंग स्वाभाविक नहीं होता है, अलग हो जाता है। और फिर ये जो आंखों का निचला हिस्सा है, ये वाली दिख रहा है ना, ये वाली निचला हिस्सा, तो यहाँ पर ये येलोइश हो जाएगा। ये गुलाबी रंग का जो होना चाहिए, ये गुलाबी रंग का होना चाहिए, गुलाबी रंग का नहीं रहता है, येलोइश हो जाता है। ये इसके पहचान है। फिर कई बार क्या होता है, हाथ पैरों में सूजन भी कई बार आ जाती है। और फिर एक कारण ये भी होता है, एक लक्षण ये भी देखने को मिलता है, पाचन तंत्र में गड़बड़ियां हो जाती है, क्योंकि भूख ही नहीं लगता। जब भूख नहीं लगेगा तो खाना ही नहीं खाया जाएगा। तो ये लक्षण है एनीमिया के। अब बोलोगे कि हम कैसे इसको दूर करें एनीमिया का। एनीमिया दूर करने का उपाय है, पहले तो बढ़िया खाना खाओ, साग सब्जियां खूब खाओ, जिसमें लोहा है, जिसमें विटामिन सी है। तो विटामिन सी के लिए जितने प्रकार के खट्टे फल हैं, नींबू है, संतरा है, जो भी खट्टा फल आपको दिख रहा है उसको अब खाइए। हरे पत्तेदार सब्जियां, वो विटामिन के साथ साथ उसमें लौह तत्व की मात्रा खूब होती है, जैसे बथुआ है, सहजन की पत्तियां हैं, उसको खाओ, दाल में खाओ, रोटी पका के खाओ, कैसे भी खाओ उसको, उसमें बहुत लौह तत्व होता है। मूली का पत्ता है, चना का साग है, जो सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, पालक है, उसमें भी खूब मात्रा में मिलता है। तो हरे पत्तेदार सब्जियों में भी लोहा मिलता है। फिर किशमिश है, केला है, गुड़ है, तो कुछ महंगी में मिलते, कुछ सस्ती मिलती। तो आप ये ढूंढो कि अगर हम गरीब हैं तो हम किस में खा सकते, किस में लोहा ज़्यादा मिलेगा तो हमारे काम का आएगा। ठीक है। अब लोहा, प्रोटीन की कमी के कारण भी हो रहा है, तो प्रोटीन के लिए क्या लोगे, सभी प्रकार के दालें खाओ। अगर आप शाकाहारी हो तो दालें खाओ। और उसमें एक ये होता है आपको, जिसको पुअर्स मीट कहते हैं, क्या नाम मैं भूल रही हूँ अभी, गरीबों का भोजन उसको कहा जाता है। सोयाबीन खाइए आप। सोयाबीन को गरीबों का भोजन कहा जाता है। और फिर आप मूंगफली लो। अगर मांसाहारी हो तो अंडा, मांस, मछली, यकृत, ऐसी चीज़ों को ग्रहण करो, है ना। तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए दाल, प्राणिज भोज्य पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, दूध से बने प्रोडक्ट, पनीर, दूध नहीं अच्छा लगता दही खाओ, दही अच्छा लगता है पनीर खाओ, पनीर नहीं अच्छा लगता है तो दूध से बनाकर कोई मिठाई खा लो। ठीक है। तो पहला तो है कि पोषक तत्वों पर हम ध्यान दें। जब हमारा आहार में पोषक तत्व सब मिलेगा सभी प्रकार के, तो एनीमिया हमसे करेगा बाय बाय टाटा, अब इनके घर में मैं नहीं आऊँगा, अगर मैं आया तो फिर मुझे होगी परेशानी। और अगर गर्भवती माता में सीवियर प्रकार के एनीमिया है या बालकों में सीवियर प्रकार के एनीमिया है, तो उनको भाई डॉक्टर साहब से दिखाना पड़ेगा, ताकि उसको भूख लगने की दवा देंगे। और आयरन, और है ना, आयरन की पूर्ति के लिए वो कौन सी दवाई देते हैं, जो डॉक्टर साहब से पूछ लेना। विटामिन सी के लिए कौन सी दवाई देते हैं, वो पूछ लेना। तो डॉक्टर साहब से, अगर सीवियर केस की एनीमिया है ना, तो आपको डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। भूख लगने वाली दवाई डॉक्टर साहब अपने आप लिखेंगे देख करके। तो ये चीज़ मैंने जो आपको बताई कि आहार में आपको क्या है, प्रोटीन और सभी प्रकार की फल, सभी प्रकार की सब्जियां खानी चाहिए। और साथ में वसा मत लो ज़्यादा, घी तला हुआ भोजन मत करना, क्योंकि अगर वसा लोगे तो पचा नहीं पाएगा आमाशय। आमाशय की इतनी ताकत ही नहीं जो पचा पाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर अब मैं एनीमिया समाप्त करती हूँ। मैं समझती हूँ आपको एनीमिया समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो कुछ भी आप कमेंट में अगर आप डालते हो, पूछते हो, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।